सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन कैपिटल फ्लोज आर देखेंगे। देखो किस किस फॉर्म में पैसा आ सकता है बेटा। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फैक्ट्री में, लैंड में या नेचुरल रिसोर्सेज में, यहां पर आप समझ सकते हो कि नया बिजनेस ओपन कर रहे हो एक तरीके से। स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मिलता है, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज देखने को मिल जाती है जो खुद की कंट्री में नहीं है। जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, जीएनजी 2.0 सीरीज में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज है बेटा डे नंबर 28 और चैप्टर 9 का आज हम कर देंगे खात्मा। यूनिट नंबर 5 इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, अगेन मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, मोस्ट इजी चैप्टर, बहुत मजा आने वाला बेटा। तो चलिए जानदार, शानदार और जबरदस्त, लेट्स गो मेरे बच्चों। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट के बारे में बात हो रही है, बहुत ध्यान से समझनी है स्टोरी कि इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट चैप्टर किस बारे में। इंटरनेशनल मतलब जो कि इंटरनेशनल लेवल पर, कैपिटल बोले तो पैसा जो मूव करता है इधर से उधर, है ना। इंटरनेशनल लेवल पर जो पैसा इधर से उधर मूव कर रहा है, दैट इज इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। सिंपल सी बात है ना बेटा, दैट इज मेरे बच्चों इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, है ना। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। नाउ मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ कैपिटल, मनी एंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। नेशनल बाउंड्रीज में जो पैसा इधर से उधर मूव करता है, दैट इज इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। सिंपल। इट मींस मूवमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर फॉर द पर्पस ऑफ, किस लिए मूव करता है पैसा, किस लिए करते हैं लोग पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट क्यों करते हैं भाई? इन्वेस्टमेंट के लिए, लोन्स वगैरह के लिए, या फिर हो सकता है कोई एसेट खरीदना हो, किसी एसेट की ओनरशिप चाहिए हो आपको, है ना, तो कुछ परचेज करने के लिए, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स के लिए, या फिर लोन्स की फॉर्म में पैसा इंटरनेशनल लेवल पर जो मूव करता है बेटा। सिंपल। चलो नाउ फॉरेन कैपिटल की अगर हम बात करें, देखो हम बात समझेंगे यहां पर इंडिया के पर्सपेक्टिव से, पर ये बातें हर एक कंट्री के ऊपर अप्लाई होती है। जो भी पैसा हमारी कंट्री के अलावा दूसरी किसी कंट्री से आ रहा है, क्या बोला, जो भी पैसा हमारी कंट्री में नहीं, बाहर से किसी भी कंट्री से मेरी कंट्री में जो भी पैसा आ रहा है, दैट इज फॉरेन कैपिटल फॉर मी, वही मेरे लिए फॉरेन कैपिटल है। सिंपल। तो देखो फॉरेन कैपिटल का मतलब इनफ्लो ऑफ मनी और रिसोर्सेज फ्रॉम द अब्रॉड इनटू अ कंट्री। बाहर से जो भी पैसा या कोई भी रिसोर्स जो मेरी कंट्री में आ रहा है, दैट इज फॉरेन कैपिटल फॉर मी, है ना। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन कैपिटल फ्लोज आर देखेंगे। देखो किस किस फॉर्म में पैसा आ सकता है बेटा। फॉरेन एड या असिस्टेंस की फॉर्म में, बोले तो बायलेटरल एड यानी फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू दी अनदर, एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट के पास किसी एड या किसी हेल्प की फॉर्म में जो पैसा जाता है। बायलेटरल मतलब जब दोनों गवर्नमेंट्स एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं, दैट इज बायलेटरल। मल्टीलेटरल भी हो सकता है, यानी कि फ्रॉम मैनी गवर्नमेंट वाया ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, जब बहुत सारी गवर्नमेंट्स पैसा दे रही हैं किसी कंट्री को, एक कंट्री में बहुत सारी गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, मल्टीलेटरल एड, है ना। उसके अलावा बेटा टाइड एड का मतलब क्या है कि जब आप पैसा दे रहे हो किसी हेल्प की फॉर्म में, लेकिन आपने उसको कंडीशन स्पेसिफाई कर दिया, कि आपने बता दिया स्पेसिफिकली कि ये पैसा इसलिए ही यूज होगा और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। स्पेसिफाई कर दिया आपने कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज होगा बस, तो दैट इज बेटा टाइड एड, यानी विद कंडीशन ऑन हाउ मनी इज यूज्ड। फिर आता है बेटा अनटाइड एड, यानी नो सच कंडीशन। अब पैसा दे दिया, जिस मर्जी पर्पस के लिए यूज करो, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, सिर्फ पैसा आ गया, अब आप उसको अपने हिसाब से अपने मतलब के अकॉर्डिंग यूज करो, कोई कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है कि किस लिए यूज करना है, जिस मर्जी पर्पस के लिए यूज करो। ठीक है जी बेटा। फिर आता है ग्रांट, जैसे हम गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स पढ़ते हैं ना, फ्री ट्रांसफर, जिसके अंदर कोई रीपेमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो जब गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स वर्ड लिखा आ जाए, तो यानी कि हम रीपेमेंट की बात कर रहे हैं, कोई रीपेमेंट नहीं करनी, नो रीपेमेंट, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा आता है, राइट। अच्छा, बोरिंग्स की बात करें अगर, बोरिंग्स किस किस तरह की हो सकती है। हो सकता है हमने एक गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट को लोन दिया हो, यानी एक कंट्री की गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को लोन दिया हो, या फिर लोन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, है ना। ये क्या है, जो इंटरनेशनल लेवल पे बैंक्स हैं जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज को, इनसे हो सकता है लोन लिया हो किसी कंट्री ने, राइट। या फिर सॉफ्ट लोन होते हैं। सॉफ्ट लोन मतलब जिनके ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत लो होता है, लो इंटरेस्ट रेट, और पेमेंट भी लंबी होती है, लंबे समय में, कि बाद में रिपेमेंट करनी है, अभी करने की जरूरत नहीं है, टेन्योर अच्छा खासा दिया जाता है, लंबा, लॉन्ग टर्म में आराम से पे कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स फ्रॉम दी फॉरेन लेंडर्स, बाहर कोई लेंडर्स बैठे हैं, आप उससे लोन ले रहे हैं, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हो गई ईसीबी की फॉर्म में। ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम दी सप्लायर, जैसे विद इन द कंट्री भी होता है ना, जिससे आप रेगुलरली माल खरीदते हो, आप उससे क्रेडिट ले लेते हो, उधार ले लेते हो,
तो ऐसा ही क्रेडिट हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिल सकता है कि जो आपके सप्लायर्स हैं वो अब्रॉड में है और उनसे आपको क्या मिल गया, ट्रेड क्रेडिट, उधार में आपने सामान ले लिया, है ना। चलो नाउ एनआरआई डिपॉजिट कर दे, मान लो कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया पैसा डिपॉजिट कर रहा है, जैसे आप मान लो बाहर गए हो पढ़ने लिखने और आप अपनी यहां पर किसी इंडिया के किसी बैंक अकाउंट में पैसा भेज रहे हो, तो एनआरआई डिपॉजिट हो गया, है ना। सेविंग एंड डिपॉजिट मेड बाय नॉन रेजिडेंट इंडियन इन द इंडियन बैंक्स, ठीक है ना। इंडियन बैंक्स में जब भी कोई बाहर से पैसा डिपॉजिट करता है बच्चों, सिंपल। इन्वेस्टमेंट देखेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन मनी इन द स्टॉक्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज। जब दूसरी कंट्री से पैसा किसमें लग रहा है, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या फिर सिक्योरिटीज में, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोले तो इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज, बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज अब्रॉड और इन द होम कंट्री। किस किस में पैसा लग रहा है, ध्यान से, ये चैप्टर, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, एफडीआई और एफपीआई। थोड़ा सा बता रहा हूं अभी, आगे डिटेल में आने वाला है बेटा, ध्यान से सुन लेंगे कि इन्वेस्टमेंट दो तरीके से आ सकती है, एफडीआई और एफपीआई के फॉर्म में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जब आप दूसरी कंट्री के असेट्स में पैसा लगाते हैं, है ना, ओनरशिप चाहिए, कंट्रोल चाहिए, 10% से ज्यादा शेयर्स या वोटिंग पावर में पैसा लगा रहे हैं, तो वो होगा एफडीआई। जब आप किसी कंट्री के स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं और आपको कोई ओनरशिप कंट्रोल से मतलब नहीं है और शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए है, एफडीआई फॉर लॉन्ग टर्म, एफपीआई इज फॉर शॉर्ट टर्म, ये सब दोबारा आएगा अभी, डोंट वरी। तो लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए है, 10% से कम है और आप जब मर्जी चाहे पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे आपको लगेगा कि आपके मनी की वैल्यू कम हो रही है या प्रॉफिट्स रिड्यूस हो रहे हैं, प्राइसेस कम हो रहे हैं शेयर के, तो इन्वेस्टर अपना पैसा वापस खींच लेता है, तो दैट इज कॉल्ड बेटा एफपीआई। सिंपल है। चलो नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी डिटेल में। एफडीआई मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक एक पॉइंट को पकड़ते चलेंगे क्योंकि एग्जाम में इन्हीं एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है सिंपल टॉपिक, पर थोड़ा सा माइंड में बिठाना है कि कौन कौन से फीचर्स किस टाइप की इन्वेस्टमेंट के। तो बेटा एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। कौन करता है, फॉरेन इन्वेस्टर इन द बिजनेस लोकेटेड इन द अनदर कंट्री। एक कंट्री का इन्वेस्टर दूसरी कंट्री के असेट्स में पैसा लगा रहा है, एटलीस्ट 10% शेयर या वोटिंग पावर। क्यों, 10% से अगर कम होगा तो वो एफपीआई बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। एंड कंट्रोल इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। सिंपल। कंपोनेंट्स क्या क्या है, इक्विटी कैपिटल है, यानी बाइंग शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के आप शेयर्स बाय कर रहे हो तो ये भी इसका पार्ट है, पर 10% से ज्यादा में होना चाहिए, ठीक है ना। री इन्वेस्टेड अर्निंग्स की जो प्रॉफिट कमाया आप उसको घर लेके नहीं गए, दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया वहीं पर ही, री इन्वेस्टेड। तो प्रॉफिट री इन्वेस्टेड इंस्टेड ऑफ बीइंग टेकन बैक, वापस से आपने उस पैसे को री इन्वेस्ट कर दिया। अनदर डायरेक्ट कैपिटल, इंट्रा कंपनी लोन्स, पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी में पैसा लगा रही है। पेरेंट सब्सिडरी क्या, जब किसी कंपनी में मोर देन 51% स्टेक हो जाता है तो पेरेंट सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन बन जाता है, होल्डिंग सब्सिडरी भी बोलते हैं, राइट। एसोसिएट में 21% या उससे ज्यादा होता है कि नहीं है। तो बेटा जब कोई होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में इन्वेस्टमेंट हो रही है, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एफडीआई। समझ गए। चलो टाइप्स ऑफ देखेंगे बेटा, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरी कंट्री में आपका जो लाइन ऑफ बिजनेस है वही सेम लाइन ऑफ बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, दिस इज हॉरिजॉन्टल, है ना, यानी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हुआ है। आपका ऑलरेडी बाहर टेलीकॉम की कंपनी थी और आपने इंडिया में भी टेलीकॉम का ही बिजनेस ओपन कर दिया, टेलीकॉम के बिजनेस में पैसा लगाया है, सो दैट इज हॉरिजॉन्टल एफडीआई, है ना। सेम बिजनेस अब्रॉड इन द होम कंट्री, एग्जांपल मैंने बता दिया। वर्टिकल क्या होगा, दिस इज वर्टिकल कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस है लेकिन डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मोबाइल कंपनी की किसी चिप बनाने वाली कंपनी में पैसा लगा दिया, या ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑटो पार्ट्स की कंपनी में पैसा लगा दिया। ये पैसा लगाने का मतलब दोनों मतलब होते हैं कि किसी के बिजनेस में पैसा लगाना या कोई नया बिजनेस ओपन करना, इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से किसी भी फॉर्म में, राइट। सो वर्टिकल इज इन्वेस्टमेंट इन द रिलेटेड बट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में पैसा लगाना। एग्जांपल, कार कंपनी इन्वेस्ट इन अ फॉरेन ऑटो पार्ट सप्लायर। कार कंपनी कहां इन्वेस्ट करती है, फॉरेन ऑटो पार्ट्स में, खुद का कार का काम है पर उसी लाइन में डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे पैसा लगा रही है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एफडीआई। याद रहेगा भाई, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट हो गया बिल्कुल ही अनरिलेटेड, क्या आपका बिजनेस कुछ और है होम कंट्री में और दूसरी कंट्री के किसी बिल्कुल ही अनरिलेटेड बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट इन अनरिलेटेड बिजनेस अब्रॉड, एग्जांपल देखेंगे, यूएस फोन कंपनी इन्वेस्टिंग इन होटल मैनेजमेंट अब्रॉड, होटल बिजनेस, खुद का बिजनेस फोन कंपनी का है, पैसा लगा रहे हो होटल बिजनेस में, अनरिलेटेड, है ना। टू वे एफडीआई क्या हो गया, रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट बिटवीन द कंट्रीज, यूएस इन्वेस्ट इन जापानीज ऑटो इंडस्ट्री, जापान इन्वेस्ट कर रही है यूएस टेक में, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के किसी ना किसी सेक्टर में पैसा लगा रही है। जब दोनों कंट्रीज का पैसा एक दूसरे की कंट्री में मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो दैट इज कॉल्ड एफडीआई। कौन सी वाली, टू वे एफडीआई, ठीक है जी, बात समझ आई बेटा।
कौन इन्वेस्ट कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज भी कर सकती है, कोई भी ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज भी कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है ना कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी ही हो, दोनों कर सकते हैं, है ना। कोई गवर्नमेंट एजेंसीज भी कर सकती हैं, कोई ट्रस्ट है, एस्टेट है, ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह की, सब इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इन्वेस्ट, ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्वेस्ट। लिस्ट है सिंपल। फॉर्म्स कौन कौन से बेटा किसकी? या तो आप देखो मैंने बताया था ना कि चले चलाए बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, या किसी का बिजनेस, आप कोई नया बिजनेस खोल रहे हो, यहां पर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो देखो, सेटिंग अप द सब्सिडरीज ब्रांचेस अब्रॉड, या फिर आप जॉइंट वेंचर में पैसा लगा रहे हो, या फिर आप किसी बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो, मर्जर एंड एक्विजिशन, मतलब किसी बिजनेस को आप एक्वायर कर रहे हो, खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फैक्ट्री में, लैंड में, या नेचुरल रिसोर्सेज में। यहां पर आप समझ सकते हो कि नया बिजनेस ओपन कर रहे हो एक तरीके से, है ना। तो दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ एफडीआई, जो इनमें से कोई भी हो सकती है, इनमें से किसी भी फॉर्म में। ठीक है जी, क्लियर है? चलो, फॉरेन पोर्टफोलियो, इससे पहले था सारा एफडीआई, नाउ इट्स एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगाते हो, 10% से शेयर होल्डिंग कम होती है, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होती है, कभी भी विड्रॉ हो सकती है। तो दिस इज एफपीआई, ये मेन पॉइंट्स है, बाकी देखते हैं। तो एफपीआई मींस इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, नॉट रियल कैपिटल, दिमाग में बिठा लो, इन अनदर कंट्री, स्टॉक, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज, इसी को तो बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, है ना, या फाइनेंशियल कैपिटल, विदाउट ओनरशिप। एफपीआई जब मैं कर रहा हूं तो मेरे को कोई ओनरशिप या कंट्रोल नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ प्रॉफिट पर्पस करना है, अपना प्रॉफिट होगा ठीक है, नहीं होगा तो मैं अपना पैसा विड्रॉ कर लूंगा, सिंपल। नो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इन्वेस्टर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द कंपनी डिसीजंस, कोई कंपनी के डिसीजन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है भैया, राइट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी मेनली फॉर क्विक रिटर्न्स, मेनली किस लिए होता है? जल्दी रिटर्न्स के लिए होता है। स्पेक्युलेटिव इन नेचर है, इन्वेस्टर्स मूव मनी फास्ट इफ कंडीशन चेंज, इन्वेस्टर मूव मनी यानी फटाफट जैसे ही कंडीशन चेंज होती है वो अपना पैसा वापस खींच लेते हैं, ठीक है। अफेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट्स मोर देन प्रोडक्शन, देखो ध्यान से कि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा अफेक्ट होता है और एक्सचेंज रेट दोनों, मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ रही है वो सब ठीक है, चलो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में फर्क पड़ रहा हो, लेकिन उससे ज्यादा इफेक्ट किस चीज पे होता है? हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट है, प्रोडक्शन से ज्यादा ये इफेक्ट होते हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव होने लग जाता है कि पैसा आ रहा है जा रहा है, आता जाता दिखेगा पैसा, तो स्टेबिलिटी नहीं रहती बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ज्यादा इफेक्ट होता है देन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से ज्यादा तो इनमें फ्लक्चुएशंस आ जाती है ना। फिर इन्वेस्टर मेनली इसको किस बात से कंसर्न है कि भैया सेफ्टी रहे उसके पैसे की, कैपिटल एप्रिसिएशन हो, यानी जो पैसा लगाया वो एप्रिशिएट हो जाए बस, है ना, और रिटर्न मिल जाए उसको, इंटरेस्ट या डिविडेंड की फॉर्म में उसको रिटर्न मिल जाए, और कोई उसको मतलब नहीं है कंपनी से, कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं, समझ गए? मतलब इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है नहीं। चलो एग्जांपल देखेंगे, इटालियन कंपनी ने डिपॉजिट करा पैसा ब्रिटिश में और इंडियन बैंक में, फ्रेंच ने इन्वेस्ट करा स्विस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर बाय शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी लेस देन 10% स्टेक। तो सारे एग्जांपल जो हमने फीचर्स पढ़े उसके हिसाब से मैच हो रहे हैं, ये सारे वो फीचर्स हैं जिसको हम एफपीआई बोलेंगे, एफडीआई नहीं बोलेंगे। डायरेक्ट एक सिचुएशन देके आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में एग्जाम में कि बताओ ये एफपीआई है, एफडीआई है, दोनों है या कुछ भी नहीं है, लाइक दैट, है ना। ध्यान से नाउ डिफरेंस देख लेते हैं बेटा एक बार फटाफट से, है ना। डिफरेंसेस सारे जो थोड़े बहुत शिके गिलवे हैं आपको, जो भी शिका गिला जो भी है, शिकवा गिला वॉटेवर, वो आपको इनसे है, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार एफडीआई और एफपीआई बेटा ध्यान से। नाउ एफडीआई के अंदर इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट, यहां पर क्या फिजिकल है? नहीं, यहां पर फाइनेंशियल एसेट है। मोटा मोटा तो पढ़ लिया ना हमने, एक बार डिफरेंस की फॉर्म में सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और ये होता है बेटा शॉर्ट टर्म के लिए। दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट डिविडेंड की, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए होता है। रिलेटिवली डिफिकल्ट टू विड्रॉ, शॉर्ट टर्म में जब लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं विड्रॉ कर ही नहीं सकते, लॉस होगा तो लॉस भी झेलना पड़ेगा इन्वेस्टर को, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी लेगा, पर लॉन्ग टर्म के लिए विड्रॉ नहीं कर सकता। यहां पर आसान है भैया, जैसे ही पैसा गिरता हुआ दिखे विड्रॉ कर लो। नॉट इंक्लूडेड इन टू बी स्पेक्युलेटिव, नॉट इंक्लाइंड, कोई स्पेक्युलेशन से मतलब नहीं है। यहां पर क्या है बेटे? स्पेक्युलेटिव है नेचर में, बढ़ते प्राइस में इन्वेस्टमेंट कर दो, गिरते प्राइस में वापस ले लो, स्पेक्युलेशन। ये कोई स्पेक्युलेशन नहीं है ना। ऑफन अकंपनीड बाय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देखा जाता है इसमें, नॉट अकंपनीड, इसमें कोई टेक्नोलॉजी वगैरह कोई ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ पैसा लगाया पैसा वापस खींचा, बस ये होता है ना। डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द इंप्लॉयमेंट ऑफ द लेबर, जब यहां पर एफडीआई आएगी, नया बिजनेस खड़ा होगा, नई इन्वेस्टमेंट होगी, नया होगा सब कुछ, तो भैया इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी ना, ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, वेजेस इंक्रीज होंगे, राइट। यहां पर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है ना। हो सकता है कंपनी के शेयर में थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, थोड़ी बहुत ग्रोथ हो जाए, पर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है। इधर एंड्योरिंग इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मेन मतलब किस बात से? मैनेजमेंट और कंट्रोल से। यहां पर नो अबाइडिंग इंटरेस्ट, कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ बेटा। सिक्योरिटीज आर हेल्ड विद सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस बाय इन्वेस्टर ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, अच्छे खासे इन्फ्लुएंस के साथ सिक्योरिटीज होल्ड होती हैं। यहां पर सिक्योरिटीज आर हेल्ड प्योरली एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट
एंड नो सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन दी मैनेजमेंट, कोई मैनेजमेंट के ऊपर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो सारी बातें लगभग वही है जो हमने पहले पढ़ी है, बस डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने पढ़ा तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट बेटा, तो एफडीआई या एफपीआई में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कमेंट करके बता देना बेटा एक बारी, है ना, कि एफडीआई और एफपीआई का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैनेज कर लोगे कि नहीं, कमेंट कर देना एक बार जरूर, ठीक है जी। चलो नाउ रीजन कि एफडीआई लोग क्यों करते हैं बेटा, व्हाई डू पीपल प्रेफर एफडीआई, कि वो एफडीआई करने से उनको क्या फायदा है, एफडीआई क्यों कर रहे हैं वो लोग, ध्यान से। फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज मेनली टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड गेन अ लॉन्ग टर्म एडवांटेज, है ना, एक तो प्रॉफिट तो करना ही है उसको, पर लॉन्ग टर्म एडवांटेज चाहिए, एक बिजनेस खड़ा करना है यहाँ पे दूसरी कंट्री में। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हो, पर अभी हम जनरल बात कर रहे हैं ना, कि दूसरी कंट्री में आपने एक बिजनेस सेटअप कर दिया, वहां से आपको रिटर्न चाहिए, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। उसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मोटिव हो सकते हैं आपके, कुछ बोले तो एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर रिटर्न कंपेयर टू होम कंट्री, कि उतना पैसा मेरे को मेरी होम कंट्री में नहीं मिल रहा जितना बाहर इन्वेस्ट करके मिल सकता है। राइट, फॉर्म स्पेसिफिक एडवांटेज, पेटेंट का फायदा, टेक्नोलॉजी का फायदा, मैनेजमेंट स्किल्स मिल जाएंगे, जिससे आपकी एक फर्म को एक एज मिलेगा, एक अच्छा लेवल मिलेगा, एक अच्छा एंगल मिलेगा प्रॉफिट कमाने का। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ेगी आपकी, है ना, अब आप लार्ज स्केल ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म कर सकते हो। एक्सेस टू बिग एंड ग्रोइंग मार्केट्स, एग्जांपल इमर्जिंग इकोनॉमीज विद लार्ज पॉपुलेशंस, है ना, बिग और ग्रोइंग मार्केट्स में आपको अच्छा खासा एक्सेस मिल जाएगा बेटा। अवॉइडिंग कंपटीशन बाय एक्वायरिंग प्रॉमिसिंग फॉरेन फर्म्स, अवॉइड करते हैं आप कंपटीशन को, कैसे कंपटीशन एक्वायर कैसे करते हैं, बाय एक्वायरिंग प्रॉमिसिंग फॉरेन फर्म्स, प्रॉमिसिंग फॉरेन फर्म्स को जब आप एक्वायर करते हैं तो यहां का कंपटीशन आपने अवॉइड कर दिया, आप फटाफट दूसरी कंट्री में पहुंच गए, है ना, तो अपने कंपटीशन से आप बच जाते हो। रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, जब आप बहुत सारी कंट्रीज में पैसा लगा देते हो, सपोज आपने 10 कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो भैया 10 में से 4 में नुकसान होगा, 5 में होगा, 6 में होगा, 7 में होगा, 3 कंपनी तो 3 कंट्रीज से तो प्रॉफिट आएगा, तो वो 3 से इतना आ जाएगा कि सबका लॉस कवर कर देगा, तो आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। राइट, चलो उसके अलावा मार्केट और ट्रेड फैक्टर्स, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, भैया इंटरनेशनलाइजेशन हो जाती है ना, प्रोडक्शन आपकी एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाती है, अभी तो आप कंट्री के अंदर अंदर बना रहे हो, जब एफडीआई वाला पर्पस होता है तो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्शन हो जाती है, तो आपका बिजनेस इंक्रीज करता है, मार्केट ग्रो करती है ना। एंट्री हो जाती है नई मार्केट में विद ट्रेड बैरियर्स, एग्जांपल हाई टैरिफ्स और कोटास, बाय इन्वेस्टिंग लोकली, यानी बिहाइंड द टैरिफ वॉल। टैरिफ वॉल, कोई बाहर से बिजनेस मेरी कंट्री में आ गया तो मैं उसके अंदर भी तो पैसा लगाऊंगा, तो टैरिफ से बच गया मैं, राइट, तो टैरिफ वॉल भी ब्रेक हो जाती है इसमें आराम से। उसके बाद बेटा ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, यानी लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, शेयर्ड कल्चर और लैंग्वेज, दूसरी कंट्रीज के साथ आप कल्चर लैंग्वेज को इजीली शेयर कर पाते हो, उनसे आप इजीली बातचीत कर पाते हो, तो आपका एक एक्सपेंशन होता है, एक आपको नया एक्सपोजर मिलता है, दूसरी कंट्रीज के कल्चर लैंग्वेज को जब आप सीखते हो तो आपको नई नॉलेज, नया एक्सपीरियंस, नया एक्सपोजर मिलता है, तो जो कि फायदा है एफडीआई का, है ना। उसके बाद बेटा रिसोर्स और कॉस्ट में फायदा है, सिंपल सी बात है, जो रिसोर्स मेरे पास नहीं है तभी तो मैं दूसरी कंट्री में जा रहा हूं इन्वेस्टमेंट लेके, है ना, हमें एक्सेस मिल जाता है नए रॉ मटेरियल का, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज का, जैसे ऑयल्स और मिनरल्स का फायदा मिल जाता है जो मेरी कंट्री में नहीं है पर दूसरी कंट्री में अवेलेबल है, तो मैं वहां उसका बेनिफिट ले लेता हूं। राइट, चीपर लेबर मिलता है होस्ट कंट्री में, ये तो मेन फायदा है ना, यहां पर सबसे ज्यादा एमएनसीज क्यों ओपन होती है हमारी कंट्री में, क्योंकि यहां पर उनको अपनी कंट्री के मुकाबले जो वर्कर्स हैं वो चीप रेट पे मिलते हैं, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू कम है, जितना भी वो हमें पे कर रहे हैं वो उनकी करेंसी के हिसाब से तो बहुत कम वैल्यू है ना, तो उनके लिए चीपेस्ट लेबर होता है यहाँ पर। फिर लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स रिड्यूसिंग कंप्लायंस कॉस्ट, हो सकता है उनकी खुद की कंट्री में एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स कम हो, पर जिस कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहां पर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स कम हो, तो वो उनको बियर नहीं करना पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, है ना, कम कंप्लायंस करने पड़ेंगे। टैक्स का बेनिफिट मिलता है भैया, ज्यादातर लोग दूसरी जगहों पर जाकर पैसा लगाते ही क्यों, क्योंकि वहां पर उनको टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं। हमारी कंट्री फॉर एग्जांपल अगर टैक्स बेनिफिट दे रही है तो दूसरे लोग आकर यहाँ पर पैसा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो पैसा वो अगर वहीं लगाएंगे या कहीं और लगाएंगे वहां उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, पर यहां लगाने से टैक्स कम देना पड़ रहा है, तो टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। राइट, सो दिस इज ऑल्सो रीजन फॉर एफडीआई बेटा। चलो नाउ कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक मोटिव भी हो सकता है। कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजी बोले तो कि जब मुझे कंट्रोल चाहिए, एफडीआई कर ही क्यों रहा हूं, मैंने बताया ना कंट्रोल एंड ओनरशिप इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो मुझे कंट्रोल एंड ओनरशिप चाहिए दूसरी कंट्री में अपने एसेट्स की, तो मैं इसलिए कर रहा हूं। रिटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, नॉलेज, पेटेंट्स एंड क्वालिटी। वर्टिकल इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, सिक्योर रॉ मटेरियल एंड सप्लाई चेन्स, मैं क्या कर पाता हूं, रॉ मटेरियल को सिक्योर कर पाता हूं, सप्लाई चेन्स को सिक्योर कर पाता हूं, इजिली मैनेज कर पाता हूं। डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट, समटाइम्स मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ डिफेंसिव होती है कि मेरे को अपनी भी तो वैल्यू बना के रखनी है, सारी कंट्री मेरे में ही पैसा लगाया जा रही है पर मैं भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर दूं दिखाने के लिए कि हाँ भाई वी आर ऑल्सो पावरफुल, तो एक डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट होती है कि सब लोग मेरे एसेट्स खरीदे जा रहे हैं तो मैं अपनी पावर दिखाऊंगा, उनकी कंट्री में भी एसेट खरीद लूंगा कोई जाके, है ना, तो उससे क्या होगा, एक डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट हो जाएगी टू प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ द कंट्री, टू प्रोटेक्ट द करेंसी वैल्यू वी कैन से।
राइट। अच्छा, फेवरेबल होस्ट कंट्री की कंडीशंस, कई बार क्या है, होस्ट कंट्री मतलब जहां पर पैसा लगा रहे हो आप, वहां के कुछ बेनिफिट्स आपको मिलने लग जाते हैं। स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मिलता है, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज देखने को मिल जाती है जो खुद की कंट्री में नहीं है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मिलते हैं या प्रेफरेंशियल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आपको मिल जाती है जहां पर आप पैसा लगा के अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। हाई जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलती है, राइजिंग इनकम्स, अट्रैक्टिव डिमांड होती है, जीडीपी में ग्रोथ ज्यादा, इनकम बढ़ती है, अट्रैक्टिव डिमांड्स का फायदा मिलता है जो आपकी खुद की कंट्री में नहीं है तो दूसरी कंट्री में मिल जाता है। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉइज, ये भी देखने को मिल जाता है कि जो हो सकता है आपकी कंट्री में ना हो पर बाहर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बाहर अगर आप बिजनेस खड़ा कर रहे हो तो वहां पर आपको क्वालिटी लाइफ फॉर इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉइज मिल जाते हैं, राइट, जो हो सकता है खुद की कंट्री में ना हो। बिल्कुल ठीक। चलो नाउ मोड्स ऑफ एफडीआई, किस किस तरीके से एफडीआई हो सकती है, कौन कौन से मोड्स है, किस किस जरिए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो देखेंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक हमने बात करी थी ना कि आप अपनी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी में पैसा लगाते हो अगर, तो वो भी एफडीआई होती है। तो देखो, सेटिंग अप अ न्यू ब्रांच और कंपनी अब्रॉड, दिस इज एग्जांपल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ठीक। फिर आता है इक्विटी इंजेक्शन, इन्वेस्टिंग कैपिटल इन अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी में आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो तो इक्विटी इंजेक्शन बोलेंगे इसको। एक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, बाइंग मेजॉरिटी शेयर्स टू कंट्रोल एन एग्जिस्टिंग कंपनी, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को आप एक्वायर कर रहे हो, दूसरी कंट्री में क्या कर रहे हो, मेजॉरिटी शेयर्स खरीद रहे हो ताकि वहां कर आपको कंट्रोल मिल जाए वहां का। फिर बेटा मर्जर और एक्विजिशन, कि दूसरी कंपनी को ही आप एक्वायर कर रहे हो, मर्जिंग विद और एक्वायरिंग विद अ फॉरेन कंपनी, दूसरी कंट्री की किसी कंपनी को आपको मर्ज करना है, एक्वायर करना है, तो उसके लिए जो पैसा वहां दोगे दैट इज आल्सो अ मोड ऑफ एफडीआई। जॉइंट वेंचर, किसी चले हुए बिजनेस में आप ज्वाइन कर रहे हो किसी के साथ, पार्टनरिंग विद द लोकल फर्म टू शेयर द ओनरशिप कंट्रोल एंड प्रॉफिट्स, जॉइंट वेंचर। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, काफी ज्यादा चांस है बेटा आने के। ग्रीन मतलब न्यू बिजनेस, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, ट्री की लीव्स होती है ना ग्रीन, न्यू पत्तियां होती है, ऐसे याद रख सकते हो। और ब्राउन हो जाती है जब पुरानी हो जाती है तो ब्राउन होकर गिरती है, तो ऐसे याद रखने के लिए। तो ग्रीन इज फॉर न्यू, है ना, एंड ब्राउन फील्ड इज फॉर एग्जिस्टिंग। तो ध्यान से, कोई न्यू फैसिलिटीज है फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच से कोई बिजनेस शुरू करना है तो जब उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्रीज, प्लांट्स, या फिर एक्विजिशन या लीजिंग, कुछ सॉरी ऑफिसेज, कुछ भी हो सकता है। ब्राउन फील्ड में क्या होगा, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ऑलरेडी चला चलाया प्रोजेक्ट है, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट बेटा। कैसे, थ्रू मर्जर्स, एक्विजिशन या लीजिंग की फॉर्म में, ठीक है जी। एग्जांपल देखेंगे, 100% एफडीआई अलाउड इन ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, जितने भी हमारे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट अलाउड है, यानी उनका प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो चलते हुए प्रोजेक्ट में भी बाहर से पैसा आ सकता है एफडीआई की फॉर्म में। और 100% बोले तो जितनी भी इसमें इन्वेस्टमेंट लगनी है वो सारी इन्वेस्टमेंट बाहर से अलाउड है, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आ सकती है बाहर से, ठीक है जी। चलो नाउ अब फायदे क्या क्या है इन, जब कोई एफडीआई हम कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप जनरली सोचो लेमैन की तरह, बहुत सिंपल टॉपिक है कि क्या फायदे होंगे भैया, दूसरी कंट्री से टैक्स के बेनिफिट मेरे को मिलेंगे, है ना, ग्रोथ होगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, या जिस कंट्री में पैसा आ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसके यहाँ पर कंपटीशन इंक्रीज होगा तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, है ना, इंप्लॉयमेंट वगैरह तो चलो होगी, इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, ये सब चीजें आएंगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो देखो कंपटीशन एंड एफिशिएंसी बढ़ता है, एंट्री ऑफ फॉरेन कैपिटल इंक्रीजेस द कंपटीशन, लीड्स टू इनोवेशंस, नए नए टेक्नोलॉजीज आना शुरू हो जाती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, कॉस्ट कम होती है, मोर कंज्यूमर चॉइसेस, कंज्यूमर के पास ज्यादा वैरायटीज हो जाती है सिलेक्ट करने के लिए। कैपिटल एंड ग्रोथ प्रोवाइड कैपिटल बियॉन्ड डोमेस्टिक सेविंग्स, बूस्ट द इन्वेस्टमेंट एंड जीडीपी। कैपिटल बढ़ती है ना, जब बाहर से पैसा ज्यादा आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर डोमेस्टिक सेविंग्स इंक्रीज होगी जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, है ना, टेक्नोलॉजी आएगी बाहर से, स्किल्स को मैनेज करने के लिए, ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करने के लिए। फिर बेटा आता है इंप्लॉयमेंट, क्रिएट डायरेक्ट जॉब्स, फैक्ट्रीज और प्लांट्स में जब इन्वेस्टमेंट आती है तो वहां पर इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है। क्रिएट्स इनडायरेक्ट जॉब किस फॉर्म में, सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स की फॉर्म में, इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होती है। हायर वेजेस फॉर स्किल्ड जॉब प्लस अपॉर्चुनिटी फॉर अनस्किल्ड लेबर, जो स्किल्ड जॉब्स है उनके लिए वेजेस बढ़ जाते हैं और अनस्किल्ड वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाती है जब ज्यादा एफडीआई आने लग जाती है तो, ठीक है। चलो, और एक्सपोर्ट बढ़ता है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज बढ़ती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं, है ना। हेल्प द होस्ट कंट्री एक्सेस द ग्लोबल मार्केट, इससे क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी, डेट की रीपेमेंट हम आराम से कर पाएंगे, जो लोन्स हमें चुकाने हैं, जब मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा तो भैया ज्यादा पावर आ जाएगी, है ना, तो मैं ज्यादा रीपेमेंट कर पाऊंगा अपनी आराम से। रिफॉर्म्स आएंगे, डेवलपमेंट आएगी, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज इंप्रूव करती है, लीगल सिस्टम इंप्रूव होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इंप्रूव होता है ताकि हम एफडीआई को अट्रैक्ट कर सके। गवर्नमेंट रेगुलरली ये सब एक्टिविटीज करती रहती है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बनाते हैं कि बाहर से पैसा आ सके मेरी कंट्री में, एफडीआई ज्यादा से ज्यादा आए, तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स मेरी कंट्री की तरफ अट्रैक्ट हो और एफडीआई आए, क्योंकि जितना पैसा आएगा बाहर से उतना अच्छा है हमारे लिए, है ना।
एनकरेज करता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड बेटर वर्क कल्चर। जितनी एमएनसीज बाहर से आ रही है आपने देखा है, कॉर्पोरेट कल्चर, वर्क कल्चर भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं टाइम के साथ साथ, है ना। उसके अलावा बेटा टैक्स और रेवेन्यू तो है ही, कुछ भी हो सरकार को तो फायदा होता ही है। तो बाहर से अगर कुछ आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बिजनेस बन रहा है, तो सरकार के पास तो टैक्स जाएगा ही जाएगा, राइट। जनरेट टैक्स इनकम फॉर गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो भी सरकार के कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उनके लिए अच्छी खासी टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। सिंपल है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लोअर प्राइसेस, लार्ज फॉरेन फर्म्स अचीव स्केल ऑफ इकोनॉमीज, रिड्यूस कंज्यूमर प्राइसेस। होता क्या है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल जब बढ़ जाता है ना, तो होगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम होने लग जाती है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो पर यूनिट की कॉस्ट कम होनी शुरू हो जाती है ना बेटा। तो लार्ज फॉरेन फर्म से क्या होता है, स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स अचीव हो जाता है, कंज्यूमर के प्राइसेस अल्टीमेटली कम हो जाते हैं, कंज्यूमर के लिए प्राइसेस कम हो जाते हैं। ब्रेक्स डोमेस्टिक मोनोपोलीज, इंक्रीजिंग आउटपुट एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। अब कोई भी यहां अगर मोनोपोली बनने की कोशिश कर रहा है तो कंपटीशन ही आ गया ना एक तरीके से बाहर से। अब कंपटीशन आ गया, वो मोनोपोली नहीं बन पाएगा, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इंप्रूव होगा, जितना पैसा आएगा बाहर से बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्लस होगा। तो एफडीआई इज बेटर देन बोरिंग, आप लोन लोगे बाहर से, उधार लोगे, उससे बेटर तो ये है ना कि एफडीआई आ जाए बाहर से। तो इंप्रूव द बीओपी पोजीशन, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन इंप्रूव होती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एनहांसेस स्किल्स, प्रोडक्टिविटी अवेयरनेस एंड वर्क कल्चर। हमारा स्किल इंप्रूव होगा, प्रोडक्टिविटी अवेयरनेस बढ़ेगी और वर्क कल्चर इंप्रूव होगा बेटा, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें वो है जो एफडीआई आने से बाहर हमारी कंट्री में बेनिफिट होता है, हमें दिखता है बेनिफिट होता हुआ। चलो जी, अब इतना अच्छा है एफडीआई, इतने सारे फायदे हैं, अगर तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एफडीआई को, कौन कौन सी दिक्कतें हैं। तो देखो असल में हमने जो प्रॉफिट फायदे पढ़े ना, उन्हीं में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकलेंगी, देखना। एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजी इशू, कह रहा है एफडीआई ऑफन यूजेस कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से लेबर रिच कंट्रीज में तो जॉब क्रिएट हो ही नहीं पाती। कोई कंट्री ऐसे जहां पर लेबर इंटेंसिव है, वो वहां पर लेबर अबेंडेंट है, कैपिटल अबेंडेंसी नहीं है। तो यानी कि अगर कोई एफडीआई उस कंट्री में आएगी कैपिटल इंटेंसिव में, तो वहां पर लेबर इंटेंसिव को तो जॉब ही नहीं मिली कोई, यानी कोई फायदा हो ही नहीं असल में, है ना। हाई स्किल्ड जॉब्स में रिमेन इन द होम कंट्री, होस्ट कंट्री गेट्स लो स्किल्ड रूटीन जॉब्स, है ना। जो हाई स्किल जॉब्स है वो अपनी होम कंट्री में रहती है उनकी, और वो क्या हो जाता है, होस्ट कंट्री के पास लो स्किल की रूटीन जॉब्स बढ़ती है, लो स्किल वाली। उसके अलावा इनइक्वालिटी हो सकती है, रीजनल डिस्पैरिटी। जब इन्वेस्टमेंट होती है बेटा तो वो ज्यादातर किसमें होती है, रिच या डेवलप्ड कंट्रीज में, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज तो वहीं की वहीं रह गई, समझ रहे हो। जो ऑलरेडी डेवलप्ड है कंट्री उसी में लोग पैसा लगा रहे हैं, तो वही ग्रो कर रही है, डेवलपिंग कंट्री कहां जाए फिर, है ना। तो नुकसान हो गया। तो डेवलप कंट्री में ही होता है जिससे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, मे वाइडन द इनकम गैप विद अक्रॉस द कंट्रीज। तो अल्टीमेटली वही रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअर वाली बात आ गई कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उसी में पैसा लगाया जा रहा है, तो वही ग्रो कर रही है। जो पुअर कंट्री है वो पूरी रह गई है, डेवलपिंग है तो पीछे रह गई, राइट। फिस्कल एंड फाइनेंशियल कंसर्न्स, टैक्स हॉलीडेज एंड इंसेंटिव्स रिड्यूस गवर्नमेंट रेवेन्यू। जब टैक्स हॉलीडेज होते हैं, इंसेंटिव, तो सरकार का भी लॉस है। जब टैक्स हॉलीडेज यानी किसी कंट्री में टैक्सेस कम है और वहां इन्वेस्टमेंट दबा दबाई जा रही है, तो सरकार तो सोचेगी ना यार उस कंट्री में होता तो वहां टैक्स कमाती, हमारी कंट्री में तो हमें रेवेन्यू मिल ही नहीं रहा। तो सरकार को क्या फील होता है, रेवेन्यू का लॉस। अगर टैक्स हॉलीडे होती है तो टैक्स हॉलीडे मतलब टैक्स रिबेट्स, इंसेंटिव्स, तो उसकी वजह से सरकार को ये फील होता है कि ये रेवेन्यू हो सकता था हमारे लिए, पर हुआ नहीं, है ना। फॉरेन फर्म्स में बोरो लोकली, रेजिंग द इंटरेस्ट रेट, क्राउडिंग आउट द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। याद है क्राउडिंग आउट पढ़ा था चैप्टर 8 में, तो क्या पढ़ा था बेटा उसमें कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से जो यहाँ की लोकल फर्म्स है, लोकल मार्केट्स है, लोकल प्रोड्यूसर्स है, वो नहीं कर पाते इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनको लोन चाहिए, वो ले ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बाहर से इतना ज्यादा आके लोगों ने लोन ले लिया है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, फॉरेन फर्म्स ने, कि इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई चले गए कि लोकल फर्म्स ले ही नहीं पा रही लोन, तो वो क्राउड आउट हो जाती है, यानी कि पिक्चर से बाहर हो जाती है ना। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर स्ट्रेन आता है, प्रेशर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। Though FDI brings foreign exchange, profit repatriation and imports of inputs can stress the BOP and weaken the currency. तो FDI से क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, प्रॉफिट भी बढ़ते हैं हमारे, इंपोर्ट ऑफ इनपुट से, लेकिन क्या आ सकता है, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्रोल वीक हो सकते हैं। कि जब हमें बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमें उसके अंदर बूस्ट करना है यहाँ पर, तो हमें इंपोर्ट्स भी करने पड़ेंगे। इंपोर्ट्स करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वीक हो सकता है। तो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ रही है एफडीआई के अंदर। उसके अलावा देखो मार्केट एंड कॉम्पिटिशन प्रॉब्लम, फॉरेन फर्म्स को फोकस ऑन लग्जरी, मतलब फॉरेन फर्म जो आ रही है उनका अल्टीमेटली फोकस फिर से लग्जरी गुड्स के ऊपर ही है, वो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स को तो देख ही नहीं रही, तो गड़बड़ वाली बात है ना। फॉर प्रॉफिट यूज एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस भी यूज करती है, कभी कभी अनफेयर प्रैक्टिसेस भी यूज करती है बेटा कभी कभी, जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा लॉस, यहां पर फर्म्स को कंपटीशन फेस करना पड़ता है, उनका प्रॉफिट नहीं हो पाता। ड्राइव लोकल फर्म्स आउट ऑफ द बिजनेस, मोनोपोलीज, है ना। सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्क, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चीप लेबर एंड वीक एनवायरमेंटल रूल्स। हमारा जो चीप लेबर है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उससे सस्ते में काम कराया जा रहा है, जिसकी वजह से उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कम पैसों में ज्यादा काम कराया जा रहा है ना। तो एनवायरमेंटल रूल्स भी हमारे वीक हो सकते हैं। कैन डैमेज द नेचुरल रिसोर्सेज एंड वर्सन द पॉल्यूशन,
हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डैमेज हो सकते हैं, पॉल्यूशन खराब हो सकता है ना। पॉल्यूशन भी मतलब पॉल्यूशन इंक्रीज हो सकता है, खराब होने का मतलब कि जब जितना ज्यादा बाहर से फर्म्स ओपन होंगी, फैक्ट्रीज ओपन होंगी, उतना ज्यादा एनवायरमेंटल डैमेज भी तो है। तो इन्वायरमेंट के ऊपर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जितनी ज्यादा फर्म्स और जितना ज्यादा कंपटीशन, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है, राइट। मे एनकरेज डुअल इकोनॉमी, डेवलप्ड फर्म सेक्टर वर्सेस वीक डोमेस्टिक सेक्टर। जो फॉरेन सेक्टर है वो तो डेवलप्ड हो जाता है, पर हमारा डोमेस्टिक सेक्टर वीक ही रह जाता है, वो डेवलप नहीं कर पाता बेटा। पॉलिटिकल दिक्कत आ जाती है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कंसर्न। मल्टीनेशनल में इन्फ्लुएंस द डोमेस्टिक पॉलिसीज रिस्किंग लॉस ओवर सोवरेनिटी। मल्टीनेशनल फर्म से डोमेस्टिक पॉलिसीज में इंपैक्ट आता है, लॉस ऑफ सोवरेनिटी देखने को मिल सकता है, यानी यहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। एफडीआई इज सेंसिटिव सेक्टर में रेज नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। भैया बाहर से कौन सी फर्म कहां से किस इरादे से हमारी कंपनी में आ रही है, क्या माइंडसेट लेके आ रही है, नहीं पता लगता। तो समटाइम्स हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी का भी इश्यू अराइज हो सकता है, राइट। करप्शन एंड वीक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन अलेज्ड। करप्शन देखने को मिलता है, या फिर जो कंपनीज की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सीएसआर एक्टिविटीज मैंडेटरी होती है कंपनीज के लिए, देयर आर सर्टेन रूल्स, तो सीएसआर एक्टिविटीज हमें वीक दिखती है, यानी कि उस तरीके से नहीं हो रही होती जैसा बोला जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। यानी सबका कंसर्न क्या हो जाता है, सिर्फ प्रॉफिट, है ना। तो सीएसआर एक्टिविटी यानी सोसाइटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, ठीक है बेटा। नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि इंडिया की, हालांकि स्टार्टिंग से हम इंडिया का ही एग्जांपल लेके चल रहे थे माइंड में, पर आपके मॉड्यूल में स्पेसिफिकली इंडिया से रिलेटेड अलग से बताया है कि इंडिया में कब कब इन्वेस्टमेंट आई है, क्या हुआ है स्पेसिफिक इंडिया से। तो देखो रूल्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया, मेजर नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। मेजर क्या है बेटा, नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। तो देखो ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड जॉब क्रिएशन। इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होता है और जॉब क्रिएशन होती है। एफडीआई जब इंडिया में आती है तो अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर को, किस लिए, टैक्स ब्रेक और लो लेबर कॉस्ट के लिए, टैक्स कम है, चीप लेबर है, बता दिया मैंने। सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज मिल जाती है हमारी इंडिया में, इसलिए बाहर से हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती है। और हमारी गवर्नमेंट तो चाहती है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है ना, तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए बाहर से। फिर बेटा वाइब्रेंट बिजनेस क्लाइमेट और राइजिंग कॉम्पिटिटिवनेस। बिजनेस क्लाइमेट हमें वाइब्रेंट दिखता है और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती हुई दिखती है, ठीक है। तो इस वजह से हमारी कंट्री में एफडीआई आती है बाहर से। मेजर सेक्टर जो एफडीआई रिसीव कर रहे हैं हमारी कंट्री में कौन कौन से, आईटी टेक्नोलॉजी है, टेलीकम्युनिकेशन है, ऑटोमोबाइल है, हेल्थ केयर, और ये कोविड के टाइम पर तो अच्छा खासा बूस्ट आ गया था इसमें इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आ गई थी। तो दीज आर सम सेक्टर जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई हमें रिसीव हुई है आज तक, ठीक है बेटा, बढ़िया। चलो नाउ अब बाहर से इन्वेस्टमेंट तो हमने बहुत सारी देख ली, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इन्वेस्ट करते हो बाहर, कर हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो भाई हम भी करते हैं इन्वेस्टमेंट। अब आपकी बुक में टॉपिक बहुत सारा डिटेल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे अमाउंट्स पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, तो आपको थोड़ा रीजनेबल तरीके से पढ़ना है, थोड़ा आपको ये समझना है। पहली बात तो एक दो डेटास मैंने आपके लिए फिल्टर आउट करे, यहाँ पे पहले वो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टूड एट 1922.51 मिलियन यूएस डॉलर्स इन सितंबर 2022। आरबीआई वाला डेटा था इसलिए यहाँ पर मैंने डाल दिया। सिंपल मतलब है कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर, तो उसका कुछ लिमिटेड चीजें आपको याद करनी है, छोड़ के नहीं जाना बेटा एग्जाम में। पहले तो मतलब समझ आ गया कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर, उसको हम एफडीआई बोलेंगे जो बाहर से पैसा आ रहा है, पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया, है ना। तो एक ये डेटा हो गया। दूसरा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है 2022 की, उसके हिसाब से इंडिया की रैंक है 8th अमंग द वर्ल्ड्स मेजर एफडीआई रिसिपिएंट, कि सबसे ज्यादा एफडीआई रिसीव करने में हम 8वें नंबर पर आते हैं अमाउंट के साथ, 81,973 मिलियन यूएस डॉलर्स ड्यूरिंग 2021 का डेटा है ये, समझ गए। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हमारे यहाँ की जिन्होंने बाहर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है अलग अलग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके मॉड्यूल का ही इंफॉर्मेशन है ये। तो बेटा जितना हो सके इसमें से आपको लर्न करना है, इसमें मेरे पढ़ाने का कुछ भी नहीं है। दीज आर ऑल डेटास की टाटा स्टील ने इतना इन्वेस्टमेंट करा है, जिंदल ग्रुप ने इतना इतना इन्वेस्टमेंट करा है, रिलायंस ने इतना किया हुआ है। तो जितना हो सके आप, मैं तो आपको ये कहूंगा, आई नो थोड़ा मुश्किल है डेटा याद करना, तो स्टार्टिंग का या कोई मेन कंपनीज का आप याद कर लो। बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा रफ फिगर भी अगर आपको याद होगी तो आप आंसर कर पाओगे, है ना। तो छोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा रफ फिगर की फॉर्म में कुछ कुछ फिगर जितने आप याद कर सकते हो, जो डायरेक्ट फिगर है उनको याद कर लो, कुछ मेजर कंपनीज याद कर लो, आरबीआई वाला डेटा याद कर लो, वर्ल्ड बैंक वाला याद कर लो बेटा, ये वाला जो मैंने बताया अभी, है ना, ये वाला अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट वाला। तो कुछ कुछ डेटा तो लर्न कर लो, है ना। चांस कम है क्वेश्चन आने के, पर हम छोड़ नहीं सकते, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वे में हम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो सबने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से। चलो जी, तो भाई 9 चैप्टर का भी हो गया खत्म, पूरा 9 चैप्टर खत्म बेटा। अब हमारा बचा है सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 10। तो आई होप बच्चों की रिवीजन खटाखट चल रही होगी जोरदार तरीके से।
डोंट वरी बेटा, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस भी आने वाले हैं बेटा प्रैक्टिस के लिए, डरने वाली बात नहीं है, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होगी, डोंट वरी। पहले सिलेबस रिवाइज फिर क्वेश्चन, ठीक है ना, मेरा तरीका अलग है भाई, क्या टेंशन है कि नहीं। तो चलो भाई, आई होप कंसेप्ट्स आर क्लियर। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई जिनको जरूरत है, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे बच्चों कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, कीप एंजॉइंग। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय, सी यू।